हाय दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपको लिए ये पॉलिटिकल साइंस जीके का भाग एक में आपको पढ़ा चुकी हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी संवैधानिक निकाय, जो संवैधानिक निकाय रहते हैं उनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शंस कमीशन, निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन मीन्स निर्वाचन आयोग इंग्लिश में कहते हैं। और आपका था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग। इसी प्रकार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, उनके स्टेट लेवल पर होते हैं। संघ जो होती हैं इनको राज्य लोक सेवा आयोग बोलते हैं। फिर आपका आता है वित्त आयोग, फिनेंस कमीशन। वित्त आयोग अच्छे से जानते हैं, जो हमारा फिनेंस कमीशन यानी जो भी जिस प्रकार का फाइनेंस, जो कुछ भी आपका फाइनेंस या आयकर वगैरह रहते हैं वो फिनेंस वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फिर वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जीएसटी सबने सुना है, उसी से ये शब्द निकला गुड्स एंड सर्विस काउंसिल, इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर परिषद। फिर आपका आता है नेशनल कमीशन फॉर एससीएस यानी अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, है ना। और एससीएस का फुल फॉर्म कल बता चुकी, लेकिन फिर बता देती हूँ, इसको होता है शेड्यूल कास्ट। क्या होता है? शेड्यूल कास्ट। अब इसमें नेशनल कमीशन फॉर एससीएस, जब कभी आपको एससीएस दिखे तो वहाँ पर आप समझ जाना है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, जहाँ पर कार्य किए जाते हैं। फिर आपका आता है नेशनल कमीशन फॉर एसटीएस, इसका मतलब होता है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। बहुत सारे कार्य हैं हर क्षेत्र, हर कार्य के लिए, लेकिन हम इंग्लिश में नहीं, हमको पता रहता है इन कार्यालयों के नाम और हमको कोई पता देता तो हम समझ नहीं पाते हैं। ऐसी स्थितियां हजार लोगों के सामने हैं आज भारत में। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर एसटीएस और हिंदी में बोलते हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। और इसका एसटीएस का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बीसीएस। बीसीएस का फुल फॉर्म बैकवर्ड क्लासेस रहता है, जो कि मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप देखिए इसके टॉपिक के साथ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बीसीएस, बैकवर्ड क्लासेस। फिर आते हैं आपके क्लासेस अटेंड कर लेते हैं, लेकिन किसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है सबके सामने। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगी, इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। फिर आपको मैं इसके जीके की और बताती हूँ। स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, है ना। ऑफिसर यानी अधिकारी, स्पेशल यानी आपके विशेष, ठीक है। तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। आपके आते हैं कंप्यूटरोलर और एडिटर जनरल से, मतलब इंडिया, भारत के नियंत्रक परीक्षक जो रहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण जो रहते हैं उनको हम बोलते हैं कंप्यूटरोलर और एडिटर्स जनरल्स। फिर आपके आते हैं अटर्नी जनरल्स ऑफ इंडिया। अटर्नी जनरल्स ऑफ इंडिया सब जानते हैं, जो भी आपके भारत के मुख्य अधिकारी जो रहते हैं उनको अटर्नी जनरल्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसी प्रकार उच्च न्यायालय में जो रहते हैं राज्य के अधिवक्ता, उनको एडवोकेट बोलते हैं। राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। फिर आपके आते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनस बॉडी, गैर संवैधानिक निकाय। फिर आपके आते हैं नीति आयोग। नीति आयोग मतलब जो आपके प्रधानमंत्री द्वारा बनाई जाती है नीति आयोग, उसको बोलते हैं नीति आयोग, प्रमोट बाय प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष रहते हैं। फिर आते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स यानी कमीशन से, राष्ट्रीय मानवाधिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार सबको ही पता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसीलिए इसका ह्यूमन राइट्स यानी यहाँ पर सभी लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं वो इसमें दिखाए गए हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में। फिर आपके आते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स। देखो, नेशनल अलग रहते हैं, नेशनल लेवल पर जो दिए जाते हैं, इसी प्रकार स्टेट लेवल अलग रहता है और नेशनल लेवल अलग रहता है। सभी में अलग अलग प्रकार के मतलब रूल्स तो एक ही रहते हैं, लेकिन जो स्टेट लेवल पर रहते हैं ये आपके नेशनल लेवल पर रहते हैं। तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राज्य मानव अधिकार आयोग। फिर आपका आता है
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग किसे कहते हैं? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसको केंद्रीय सूचना आयोग बोलते हैं। जितने भी आयोग हैं सबके अलग अलग नाम। अब क्या आते हैं? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी केंद्रीय स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन मतलब राज्य सूचना आयोग। स्टेट के हैं तो इसलिए राज्य सूचना आयोग। फिर आपकी है तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रल बिलोंग्स कमीशन। सेंट्रल बिलोंग्स कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। जितने भी आयोग हैं सबके नाम हैं और उनके नाम की स्पेलिंग और नाम इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं। आप लोगों को कैसे वीडियो लग रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग मुझे लाइक सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो आगे आगे पहुँचे और लगभग बच्चों को भी बताएं, क्योंकि ये पढ़ना ज़रूरी है। हिंदी में क्या कहते हैं जिस आयोग को, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ाएं लेकिन उनको हिंदी में पता नहीं है, कुछ लोग हिंदी मीडियम पढ़ाएं उनको इंग्लिश में पता नहीं किस कार्यालय को और किसको क्या कहते हैं। ये सोशल साइंस में बहुत ज़रूरी है इनको याद करना, और सभी को ही लगभग। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अभी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनमें किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन होती है तो आपकी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से ही होती है। लोकायुक्त एंड लोकपाल, अब ये लोकपाल तो सब जानते ही हैं, ठीक है। हर स्टेट में लोकपाल रहते हैं और लोकायुक्त रहते हैं। फिर आपके आते हैं राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी NIA। तो भाई अब ये जहाँ भी जो अन्वेषण होते हैं यानी आपके इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ये सब कार्य किसी न किसी प्रकार के नाम रहते हैं इंग्लिश में, तो आप लोगों को 100% याद रखना चाहिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अब देखिए NDMA का काम क्या रहता है सबको पता है। जब आपके मोबाइल पर फटाक से एक मैसेज आ जाता है कि आज तेज़ बारिश होगी तो कल ऐसा होगा, तो ये किसके द्वारा माध्यम से दिए जाते हैं? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के द्वारा दिए जाते हैं। तो आपको बेटर ये समझना है कि आपके पास इतने अच्छे मैसेज आते हैं, उस पर उस संस्था में कौन काम कर रहा है कि आपको मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है, आप अपना काम थोड़ा सा डिले करते हैं और उसको थोड़ा सा लेफ्ट करने की सोचते हैं। तो ये हमारे मुख्य नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA का काम है, ठीक है। फिर आपके आते हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डिमेंशियन यानी अन्य संवैधानिक आयाम, और जिनके मैं नाम आपको बताती हूँ। अब आपके आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, सरकारी समितियाँ। अब जितनी भी कोऑपरेटिव समितियाँ हैं वो कहाँ काम कर रही हैं, किसके माध्यम से कर रही हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, सरकारी समितियाँ। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा, हमारे देश की राजभाषा है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो हम बोलेंगे उसको ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा। पब्लिक सर्विस, लोक सेवाएँ। पब्लिक सर्विस कहाँ से मिल रही है? उनको अंग्रेजी में बोलेंगे पब्लिक सर्विस, हिंदी में बोलेंगे लोक सेवाएँ। फिर आपका आता है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ दी गवर्नमेंट यानी सरकार के अधिकार तथा दायित्व। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ दी गवर्नमेंट यानी सरकार के अधिकार तथा दायित्व। फिर आपके आते हैं स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, तो विशेष वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। अब देखिए पॉलिटिकल डायनामिक्स का मतलब होता है राजनीतिक गतिशीलता। डायनामिक्स यानी गतिशीलता। पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब होता है राजनीतिक दल। रोल ऑफ रीजनल पार्टी यानी क्षेत्रीय दलों की भूमिका। रोल ऑफ रीजनल पार्टीज का मतलब होता है क्षेत्रीय दलों की भूमिका। फिर आपका आता है इलेक्शन यानी निर्वाचन। इलेक्शन होते हैं उनको इंग्लिश में बोलेंगे निर्वाचन, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इलेक्शन लॉज यानी चुनाव सुधार। फिर आपका आता है इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, ठीक है। इलेक्शंस लॉज चुनाव सुधार। इसी प्रकार आते हैं आपके वोटिंग बिहेवियर यानी मतदान व्यवहार। वोट डालते हैं तो ये सब बहुत ज़्यादा आते हैं और सबको याद होना चाहिए, वोटिंग मतदान व्यवहार। फिर आपके आते हैं कोलाइलेशंस गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार का नाम सुना है, उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कोलाइलेशंस गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार। फिर आपका आता है एंटी डिफेक्शंस लॉ, दल परिवर्तित कानून।